आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर है जो कि 16 जून 2025 को ये पेपर हुआ है। थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए एक तरफ से प्रैक्टिस का काम करेगी क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि मीटर में ज्ञात कीजिए जिसे 114 मीटर और 63 मीटर बीमा वाले आयत के अंतर्निहित किया जा सकता है। तो देखिए जो भी आयत होगा और इसमें जो सबसे बड़ी से बड़ी आपको वृत्त बनाया जाएगा वो सबसे बड़ा जो वृत्त होगा उसका जो डायमीटर होगा वो इसकी क्या होगी, जो छोटी भुजा होगी उसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि यही एक बड़ा से बड़ा वृत्त बनाया जा सकता है। तो हम देख क्या रहे हैं कि चौड़ाई कितनी है, 63 है, यानी कि डायमीटर कितना हो जाएगा इस वृत्त का, तो 63 हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है, तो वृत्त की परिधि पूछ रहा है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, तो 2πr होता है। इस 2r को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ d इंटू पाई लिख सकता हूँ, क्योंकि 2r की वैल्यू d यानी कि व्यास यानी कि डायमीटर के बराबर होती है। तो बस वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है। तो इंटू 63 कर देंगे, भाग देंगे तो 7 9 63 हो जाएगा। जो वैल्यू होगी वो आपकी 9 से डिविजिबल होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको 9 दिख रहा है। या तो आप गुणा कर लीजिए, तो 9 दूना के 18 हो जाएगा और 9 दूना के 18 और 1 के 19 हो जाएगा। तो 198 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। आप चेक भी कर सकते थे। तो 9 से 2 2 4 ये 9 से नहीं कटेगा, 2 1 3 ये भी 9 से नहीं कटेगा, 9 9 1 आपका 9 से नहीं कटेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो दोनों तरीके से आपका आंसर 198 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकान 5 दिनों में 500, 600, 450, 550 और 400 अर्जित करती है। कह रहा है कि प्रतिदिन औसत जो उसका अर्जन है यानी कितना वो प्राप्त करता है वो आपको बताना है। यानी सिंपल शब्दों में आपको जो डेटा दिया गया इसका औसत बताना है। तो मैं बता चुका हूँ कि सारे पदों को जोड़ के पदों की संख्या से भाग कर दीजिए, वही आपका औसत आएगा। या दूसरा तरीका क्या होता है कि जब आपके डेटा अगर आसान है, आसान कहने का मतलब क्या है कि 100, 200, 300, 400 अगर इसके करीब है तो अपनी तरफ से कुछ भी आप मान लीजिए। तो मैं मान ले रहा हूँ कि जो सारे जो डेटा है वो किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो 500 के। तो मैं मान लेता हूँ कि इसका क्या है, तो 500 इसका औसत ही है। तो यहाँ पे 500 है तो बिल्कुल सही है। ये आपका 600 है तो ये 100 अधिक है, तो 100 अधिक मैं प्लस में लिख लेता हूँ। ये आपका 50 कम है तो 50 माइनस में लिख दूंगा। ये 50 अधिक है तो 50 प्लस में लिख दूंगा। और ये 100 कम है तो 100 माइनस में रख दूंगा। तो देख लेता हूँ कि नेट चेंज कितने का आ रहा है, तो ये प्लस माइनस कट के 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो इसका औसत हमने 500 माना है वहीं इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। और दूसरा तरीका ये कि आप इन सबको जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 और 4 10 यानी कि 1000 हो जाएगा। और अगर इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ तो ये 5 और 4 9 ये 1000 हो जाएगा, यानी कि 2000 हो जाएगा। और ये 5 हो जाएगा, यानी कि 2500 क्या हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा। पदों की संख्या कितनी है, 5 है, तो भाग कर देंगे तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 500 ही आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दीवार के सहारे टिकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मान लीजिए ये दीवार है और इस दीवार के सहारे एक सीढ़ी टिकी है जिसका उन्नयन कोण कितना है, तो 60 अंश है। तथा सीढ़ी का जो पाद है वो दीवार से 4.5 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये जो लेंथ है वो 4.5 मीटर दे दिया है। आपसे पूछ रहा है कि सीढ़ी की लंबाई, यानी कि ये लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आपको आधार दिया है और कर्ण पूछ रहा है। तो कॉस जो थीटा होता है वो आधार और कर्ण का अनुपात होता है। तो कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। यानी कि अगर ये 1 है तो ये कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इस 1 की वैल्यू 4.5 है तो इस 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका 2 गुना। तो 4.5 का 2 गुना करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पेन और 12 नोटबुक की कीमत कितनी है, तो 195 है। 7 नोटबुक की कीमत 4 पेन की कीमत से 39 अधिक है। तो कह रहा है कि 12 पेन और 6 नोटबुक की कीमत कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो तरीका तो ये है इसका बेसिक करने का मतलब, यानी कि अगर पेन को P नोटबुक को N मानता हूँ तो पहली वाली जो कंडीशन करेगी कि 3 पेन और प्लस 12 नोटबुक इसकी कीमत कितनी है, तो 195 है। और आगे क्या दिया है कि 7 नोटबुक की कीमत 4 पेन की कीमत से इतना अधिक है, यानी कि 7N और ये हो जाएगा माइनस का 4P, ये बराबर किसके हो जा रहा है, तो ये 39 के बराबर हो जा रहा है। तो इसको सॉल्व करके आप P और N की वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखिए ऊपर वाले में आप क्या करिए, तो 4 से गुणा कर दीजिए और नीचे में 3 से गुणा कर दीजिए। या आप इन दोनों को जोड़ के भी कर सकते हैं, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, आसान रहेगा, गुणा करने से बेहतर होगा।
तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का p हो जाएगा, ये आपका 12 और 7 कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा, तो 19 का n हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा, 9 3 12 13 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करिए, 3 से गुणा कर दीजिए, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 3p माइनस का प्लस 19 दूना का 38, 19 तिया 57 n हो जाएगा, और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 तिया 9, 1 10 हो जाएगा, और 3 दूना के 6 और 1 7 हो जाएगा। अब ये जो दिख रहा है इसमें और इसको जोड़ दीजिए, तो 3p से आपका 3p कैंसिल हो जाएगा, 12 में 57 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 69 नोटबुक ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 5 2 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 और 1 8 के बराबर हो जाएगा। भाग दे देंगे तो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 897 और डिवाइडेड बाई 69 हो जाएगी। तो भाग करेंगे तो एक बार चला जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 यानी कि 207 हो जाएगा, 207 यानी कि कितनी बार चलेगा, 3 बार, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से n की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 13 निकल के आ गई। तो इसकी वैल्यू आप किसी में भी रख दीजिए, तो सबसे आसान मुझे यही क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें n की वैल्यू रख दूंगा, तो यहाँ से p का मान कितना निकल के आ जाएगा, तो 19 में 13 का गुणा कर लूँगा, तो 19 तिया 57 हो जाएगा, और 19 और 5 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। अब इसमें से क्या माइनस कर दूंगा, तो 234 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ से ये 3 हो जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी इसकी भी कीमत कितनी निकल के आ गई, 13 निकल के आ गई। अब जो आपसे पूछ रहा है उसकी कीमत आप निकाल दीजिए, तो 12 पेन की कीमत, तो 12 गुणे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 13 दूना के 26 हो जाएगा, 13 का 13 और 2 15 यानी 156 हो जाएगा, और प्लस 6 नोटबुक की कीमत, तो 6 में 13 का गुणा करेंगे तो 13 6 78, यानी कि इसमें 78 हम जोड़ देंगे तो 8 और 6 14, यानी कि लास्ट में 4 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हो जाएगा 7 5 12 और 1 13 हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा, 234 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये जो तरीका था जो अभी मैंने बताया है, ये तरीका एकदम बेसिक है। आप इस तरीके से सॉल्व करके 2 इक्वेशन बनेगा, आप p और n की वैल्यू फाइंड आउट करके आप एकदम आसान शब्दों में इसको लगा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरीके से नो डाउट आप लगा सकते हैं, पर इसमें और क्या सोच सकते थे और किस तरीके से बिना पेन का यूज किए भी आप आंसर बता सकते थे। तो देखिए, मुझे मालूम नहीं है कि पेन की कीमत क्या है, तो आपको क्या करा है कि 12 पेन और प्लस 6 नोटबुक, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। इस दोनों में क्या चीज़ आपको कॉमन दिख रहा है, तो 6 कॉमन दिख रहा है, तो 6 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो बाकी अंदर कुछ भी आता उससे मुझे मैटर नहीं है, यानी कि 6 इंटू समथिंग आएगा, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो 6 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, तो 6 का मल्टीपल चेक करने के लिए मुझे 2 और 3 दोनों से चेक करना पड़ेगा। तो देखिए, इसके इकाई के स्थान पर 7 है, इसके इकाई के स्थान पर 9 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो 2 से विभाजित नहीं होंगे, तो ये नहीं होगा। अब बचा मेरे पास तो पहला और तीसरा बचा, तो तीसरा को मैं चेक कर लेता हूँ, तो 3 से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि लास्ट में 6 है तो 2 से तो ये विभाजित हो जाएगा। 3 से चेक कर लेता हूँ, तो देखिए 6 3 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, 2 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही आपका ऑप्शन बचा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है, इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। और मैं जितने भी पेपर कराया हूँ उसमें ये तरीके आपको करने के लिए बताता हूँ कि आप इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद ax³ प्लस 4x² प्लस 3x-4 और x³ माइनस 7x प्लस a को x-2 से अगर विभाजित करने पे समान शेषफल प्राप्त होता है, तो a का मान कितना होगा। तो देखिए, समान शेषफल प्राप्त होने का मतलब मैं मान लेता हूँ कि ये संख्या आपकी x-2 से पूरी तरीके से विभाजित है, जो दोनों संख्याएं जो दी है वो आपकी x-2 से विभाजित है। इसका मतलब अगर x की वैल्यू अगर 2 रखूँ तो जो शेषफल होगा दोनों में बराबर होगा, यानी 0 होना चाहिए दोनों का मान। तो इसमें रख देता हूँ, तो 2 का क्यूब करूँगा तो कितना हो जाएगा, तो a इंटू 8 हो जाएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4, और 4 में 4 का गुणा करूँगा तो ये 16 हो जाएगा, और प्लस 3 दूना के 6 हो जाएगा, और माइनस 4 हो जाएगा। ये बराबर किसका हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 की वैल्यू रख दीजिए, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 7 में 2 का गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा, और प्लस a के बराबर हो जाएगा। आपसे a की वैल्यू पूछ रहा है तो इसको सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ पे 8a हो जाएगा, यहाँ पे आपका a है, घटा देंगे तो 7a हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 14 में से अगर 8 घटाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। इधर कर लेता हूँ, तो 6 में से 4 घटाऊंगा तो 2 हो जाएगा, और 16 में 2 जोड़ूंगा तो 18, इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। 18 में 6 जोड़ दूंगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो जैसे ही 7 से भाग करेंगे तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस की 24 और बटा 7 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो 3 में दिया हुआ। देखिए, मैं यहाँ से भी बता सकता था कि इसका आंसर कितना होगा, क्योंकि a में 7 का गुणा किया गया है, तो लास्ट में नीचे जो क्या होगा हर में वो 7 होना चाहिए। और देखो तो इसमें 8 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, 7 सिर्फ इसी में है। तो यहीं पे मैं क्या करता, जैसे ही मुझे दिखेगा कि 7 इंटू a है तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर यहीं टिक कर देता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केशव को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि पर 4% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ उसकी वर्तमान जो बिक्री है वो 1,56,000 है। तो 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? तो देखिए, मैं 2 वर्ष पहले मान लेता हूँ उसकी बिक्री पी थी, तो 4% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो 104/100 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 120/100 हो जाएगा। और ये बढ़ के कितना हो जा रही है, जो कि वर्तमान वाली, तो 1,56,000 इसकी बिक्री हो जाएगी। बस इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू आपको निकालनी है? तो पी की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए, 0 से आपका 0 कट जाएगा, इसका इधर गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से पी की डायरेक्ट वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 1,56,000 और इंटू कितना हो जाएगा? तो 1000 ही हो जाएगा, तो 1000 कर देता हूँ। और नीचे कितना हो जाएगा? तो 104 और इंटू 12 हो जाएगा। अब ऑप्शन पे एक नज़र डालूं तो सारे ऑप्शन आपके पूर्णांक में दिए हैं। इसका मतलब जो भी वैल्यू होगी ये नीचे वाली ये ऊपर वाली को पूरी तरीके से विभाजित कर देगी। तो विभाजित कर देता हूँ, तो 12 से कट कर लूँगा, तो 12 का में 12 3 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा। और 13 से कट करूँगा तो 13 8 104 हो जाएगा। और अगर 8 से इसको विभाजित करता हूँ तो ये कितनी बार चला जाएगा? तो 125 बार चला जाएगा। और यहाँ पे 3 जीरो पहले से है, तो यहाँ से पी का मान कितना निकल के आ जाएगा? तो 125 और इसके साथ 3 जीरो लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? 3 में दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन मैंने पिछली शिफ्टों में कराए हैं और उसमें बताया है कि जब भी समान संख्या का गुणा किया जाता है, समान संख्या घटाई जाती है, समान संख्या जोड़ी जाती है, तो जो भी आपका आंसर होगा उसी समान संख्या का मल्टीपल होगा। तो चूंकि सब जगह 37 जोड़ा गया है, घटाया गया है, या गुणा किया गया है, या भाग किया गया है, इसका मतलब जो भी आपका आंसर होगा वो 37 का मल्टीपल होगा। और 37 का मल्टीपल देखें तो 37 दूना 74, यानी कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में 74 है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपके 37 से विभाजित नहीं हो रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1750 तथा 4 वर्ष में 3000 हो जाती है। तो मैं देख लेता हूँ कि 2 वर्ष का ब्याज कितना है। तो यहाँ से 2 वर्ष का ब्याज कितना निकल के आ जाएगा? तो 3000 में से 1750 अगर मैं घटा देता हूँ तो ये आपका 50 हो जाएगा, ये आपका 1800 हो जाएगा। और 1800 अगर 3000 में से घटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो 1200 हो जाएगा, यानी कि 1250 क्या हो जाएगा? 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। तो देखिए, 2 वर्ष का ब्याज कितना निकल के आएगा? तो 1250। और राशि बढ़ के कितनी हो जा रही है? तो 1750 हो जा रही है। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना रहा होगा? तो 1750 में से 1250 घटा देंगे, तो 12 और 5 1700, यानी कि 500 क्या रही होगी? धनराशि होगी। आपसे रेट पूछ रहा है, तो देखिए ब्याज कितना मिल रहा है 2 साल का? तो 1250 मिल रहा है। आपका प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया? 500। रेट आपको निकालना है, समय कितना है? तो 2 वर्ष का है, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना के 10, एक 0 यहाँ से हट जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 125% निकल के आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता 29 रुपये प्रति संतरा बेचता है और उसे 75% की हानि होती है। तो 75% की हानि होने का मतलब क्या है कि बेच कितने में रहा होगा? तो 25 रुपये में बेच रहा होगा। इस 25 की वैल्यू कितना दिया है? तो आपको 29 रुपये में दिया। ये परसेंट में है और ये रुपये में है। कह रहा है कि यदि उसे 75% का लाभ कमाना है, तो 75% का लाभ मतलब 175 अगर उसको कमाना है तो उसको कितने में बेचना चाहिए? तो देखिए, इसको 25 से 175 करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? तो 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो 7 से गुणा करेंगे तो 9 7 63, लास्ट में 3 आ रहा है और लास्ट में 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमेशा मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो ऑप्शन पे एक नज़र जरूर देख लिया करिए। इससे क्या हो जाता है? आपका कुछ सेकंड बच जाता है। और आपको पता ही है कि एग्जाम में हर एक सेकंड कीमती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 64 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूर्णतः खाली टंकी का आधा हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर 32 आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो मैं डायरेक्ट कैसे बता दिया हूँ, तो इसके पिछले शिफ्टों में मैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताया हूँ, आप जाके उसको चेक कर सकते थे। यहाँ पे मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए, ये 2 घंटे में भर रहा है और ये 2 घंटे में खाली कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों अपने साथ तो 0 भरते होंगे, क्योंकि जितना ये भरता होगा उतना ये खाली कर देता होगा। इसका मतलब अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा जो टंकी है वो कितने घंटे में भरेगी? तो 64 घंटे में पूरा टंकी भरेगी। आपसे पूछ रहा है कि आधा हिस्सा, तो 64 घंटे में पूरा भर रही है तो आधा हिस्सा भरने में कितना लगेगा? 32 घंटे लगेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में यदि किसी त्रिज्य खंड का कोण जो दिया है वो 2π/3 है, तो आपसे पूछ रहा है कि त्रिज्य खंड का परिमाप कितना होगा। तो देखिए, परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो थीटा बटा 360 कर देते हैं, इंटू क्या करते हैं? 2πr,
ये क्या होता है, त्रिज्यखंड का परिमाप निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या दिया है, तो थीटा की वैल्यू दिया है 2 पाई और बाई 3 दिया है। इसे 360 को पाई के रूप में लिखेंगे तो 2 पाई ही लिख सकते हैं हम, इंटू 2 इंटू पाई का मान कितना लेना है, तो 22/7 लेना है। और आर का मान कितना दिया है, तो 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो रख देता हूँ 10.5। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से अगर कट करता हूँ मैं तो ये हो जाएगा 3 × 9 हो जाएगा, और 1 15, 3 × 5 15 हो जाएगा। 7 से कट कर लेता हूँ तो 0.5 बार चला जाएगा, 0.5 का इस 2 में गुणा करूँगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो सिर्फ 22 निकल के आ जाएगा। तो देखिए 22 जो क्या आया है मैं आपको चित्र से समझा देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए वृत्त है और मान लीजिए कि ये आपका त्रिज्यखंड है, ये आपका त्रिज्यखंड है, तो ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी 22 निकल के आ गई, ठीक है। और आपसे परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप में क्या करना पड़ेगा, ये जो त्रिज्या है जो कि इधर भी है और इधर भी है, इनको भी जोड़ना पड़ेगा। और इस त्रिज्या की लेंथ कितनी है, तो 10.5 दिया है, तो इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 2 गुना करूँगा तो 10 दूना 20 यानी कि 21 हो जाएगा। यानी कि अगर इस त्रिज्यखंड का पूरा मुझे परिमाप निकालना है तो इस 22 में क्या जोड़ना पड़ेगा, इस 21 को जोड़ना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 43 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 4 में दिया हुआ। ध्यान दीजिएगा त्रिज्यखंड में ये जो त्रिज्या जो दो आपकी दोनों साइड दी है इसको भी जोड़ना पड़ता है। अगर पूरे वृत्त का बोलता है तो हम बाहर बाहर माप निकाल देते, लेकिन इस त्रिज्यखंड का बोल रहा है तो चूंकि ये भी तो बाहर होगा उस त्रिज्यखंड में, तो इसको भी हमें जोड़ना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक आपको 160 दिया है तो x का मान कितना होगा, ठीक है। तो बहुलक क्या होता है कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक आई हो। तो देखिए इसमें मुझे x का मान मालूम नहीं है, तो जो दिया है इसमें से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो 31 की है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा मेन इंटरवल हो जाएगा। और बहुलक के लिए सूत्र क्या होता है, तो मैं सूत्र लिख देता हूँ। तो बहुलक बराबर क्या होता है, तो L प्लस होता है ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई क्या होता है, तो 2F1 माइनस F0 होता है और माइनस F2 होता है और इंटू क्या होता है, तो H होता है। ये बहुलक का मान होगा जो कि कितना दिया है, तो 160 दिया है। तो बस इस पे रख के और जो आपसे पूछ रहा है x उसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए l क्या होता है, तो ये जो पर्टिकुलर जो इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक आई है इसकी जो लोअर लिमिट होगी जो कि 155 है, यही l की वैल्यू हो जाएगी। तो 155 लिख देता हूँ मैं, प्लस हो जाएगा। F1 क्या हो जाएगा, तो इसकी बारंबारता जो कि 31 है तो 31 हो जाएगा, माइनस F0 क्या हो जाएगा, इसके पहले वाली बारंबारता जो कि 18 है तो 18 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2F1 तो 31 का दोगुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, तो 62 हो जाएगा, माइनस F0 कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, तो ये आपका F2 क्या हो जाएगा, इसके बाद वाली बारंबारता जो कि x है तो x हो जाएगा, और इंटू h क्या हो जाएगा, तो सभी इंटरवल के बीच का गैप, तो सबके बीच में किसका गैप है, 5-5 का गैप है सब में, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बस इसको रख के और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अगर इस 155 को इधर लेके जाएंगे तो 160 में से 155 घट जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, तो इधर आपका 5 बच जाएगा। इस 5 से अगर मैं इस 5 को विभाजित करता हूँ तो ये 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो घटा देंगे तो 11 में से 8 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, यानी ऊपर 13 हो जाएगा। इससे 13 की वैल्यू बराबर किसकी हो जाएगी, तो 62 में से अगर हम 18 घटा देते हैं तो 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और माइनस x के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा, तो 44 में से 13 घटाएंगे तो लास्ट में 1 आएगा, और लास्ट में 1 से तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो यहाँ से x का मान 31 निकल के आ जाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 47 से विभाज्य है। तो 47 से विभाज्यता का कोई खास नियम नहीं है, पर अगर छोटी मोटी अगर संख्या दी हो तो आप इस रूल का प्रयोग करके आप चेक कर सकते हैं कि संख्या 47 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। तो मैं बता देता हूँ रूल, चूंकि इसमें क्या है कि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसलिए इस रूल को कोई बताता है नहीं, पर मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ। इसमें क्या करना पड़ता है कि जो लास्ट वाली संख्या होती है उसका आप 14 गुना कर दीजिए, ठीक है, और जो शेष संख्या बची है उसमें से घटा दीजिए, और घटाने के बाद से जो संख्या प्राप्त हो रही है अगर वो आपके 47 से विभाजित है तो पूरी संख्या आपकी क्या होगी, 47 से विभाजित होगी। तो बस इसी रूल से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको, ठीक है। तो पहला वाला अगर देखें तो लास्ट वाला जो डिजिट है वो 6 है, तो 14 6 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो बचेगी संख्या क्या, तो 381 बचेगी, इसमें से 84 में घटा देता हूँ तो 11 में से 4 जाएगा 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 17 हो जाएगा, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, यानी कि 297 हो जाएगा। 4 से कट कर लेते हैं तो 4 5 20 हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, और 4 7 28 हो जाएगा। तो 6 बार अगर लेके जाएंगे तो 7 6 42, ये विभाजित नहीं हो रहा है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चेक कर लेते हैं तो 441 है, इसमें से फिर 84 घटा देंगे क्योंकि लास्ट में इसके भी 6 है, तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, 13
13 यहाँ से घटाएंगे 8 तो 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी कि 357 हो जाएगा। 4 से फिर चेक कर लेते हैं, तो 4 बार 32 हो जाएगा, तो 8 बार नहीं, यानी कि 7 बार अगर लेके चलते हैं तो 7 7 49, लास्ट में 7 है, तो ये भी आपका नहीं विभाजित होगा, तो ये भी इस तरीके से आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन जो है उसको चेक कर लेते हैं, तो 3 6 7 हो जाएगा, 4 का 14 गुना करेंगे तो 14 चौको 56 हो जाएगा, घटाएंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 311 को चेक कर लेते हैं, तो 47 को अगर मैं 50 मानता हूँ तो 6 बार लेके जाना पड़ेगा, तो 6 बार अगर लेके जाऊँगा तो 6 7 42 हो जाएगा, और 6 चौको 24, और 24 और 4 28, ये भी आपका नहीं कट रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही आपका ऑप्शन बचा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, तो 5 है लास्ट में, तो 14 5 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तो 399 इसमें से 70 में माइनस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2 और ये 3 हो जाएगा। 329 को चेक कर लेता हूँ मैं, तो 47 से अगर मैं भाग करूँ तो 4 बटे 32, 8 बार अधिक चला जाएगा, तो 7 बार कर लेता हूँ, तो 7 बार करूँगा तो 7 7 49 हो जाएगा, 7 चौको 28 और 4 32, बिल्कुल ये विभाजित हो जा रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, आप इस तरीके से थोड़ा सा समय लगेगा पर आप चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि सारे ऑप्शन को आप ध्यानपूर्वक देखें, तो सारे ऑप्शन किसके आसपास हैं, तो सारे ऑप्शन आपको 4000 के आसपास हैं, तो इसको अप्रोक्सीमेट में मैं 4000 मान लेता हूँ। तो देखिए इस 47 को इस 4000 तक पहुँचने के लिए मुझे कितना गुना करना पड़ेगा, तो देखिए अगर इस 47 को मैं 50 मानता हूँ, तो 50 को अगर आपको 4000 के पास जाना है तो 80 गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 80 गुना करेंगे तो ये 3 कम है ना, 50 से ये 47 3 कम है, तो 80 गुना करूँगा तो 8 या 24 यानी कि 240 अभी भी कम है, तो इस 50 को 240 और करने में कितना गुना करना पड़ेगा, तो 5 चौक 20 यानी कि 5 बार, यानी कि हमें कितना गुना करना पड़ेगा, तो 80 तो पहले था, 5 गुना और यानी कि 85 गुना करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 47 को 85 गुना कर देता हूँ इसके आसपास 4000 के पहुँचने के लिए, तो ये हो जाएगा 7 5 35 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, और 20 और 3 कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, और 8 चौको 32 और 5 कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। इन सबको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, और इत्तेफाक से आपको यही आंसर ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जो तरीका है ये थोड़ा सा रिस्की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्भय अकेले किसी कार्य को 19 दिनों में पूरा कर सकता है, और विस्मय अकेले उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन जो निर्भय है कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले ही छोड़ के चला गया। तो कह रहा है कि कार्य कितने दिन में पूरा हो पाएगा, तो जैसा बोल रहा है मैं वैसा लिखते चला जा रहा हूँ। तो निर्भय कितने दिन में कर सकता है, तो 19 दिन में कर सकता है। विस्मय है वो कितने दिन में कर सकता है, तो 6 दिनों में कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो दोनों को प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका गुणनफल हो जाएगा, यानी कि 19 गुणे 6 हो जाएगा। भाग करेंगे 19 से तो 6 बार चला जाएगा, और 6 से भाग करेंगे तो 19 बार चला जाएगा, यानी कि निर्भय की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, और विस्मय की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 19 हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्भय कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले चला गया। मैं मान लेता हूं कि अगर ये कार्य पूरा होने के बाद चला जाता तो इसके 4 दिन के कार्य और करना पड़ता है इसको। तो अगर इसकी इफिशियंसी 6 है एक दिन की, तो 4 दिन में कितना और कार्य करना पड़ता है इसको, तो 24 कार्य करना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो टोटल वर्क है इसमें से 24 क्या कर दे रहा हूँ, जोड़ दे रहा हूँ। तो 19 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 19 6 का 114 हो जाएगा, और इसमें 24 में जोड़ लेता हूँ, तो ये टोटल कार्य अब कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी 138 कार्य है। अब इसको दोनों को एक साथ में मिलकर करा दे रहा हूँ, क्योंकि जो छोड़ने वाली नौबत थी उसको तो मैंने हटा दिया। तो दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो 19 और 6 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। भाग दे देते हैं, तो देखिए 25 पचे 125 हो जाएगा, यानी कि 5 बार चला जाएगा, और 125 138 में से घटाएंगे तो 5 और 8 13 हो जाएगा, यानी कि 5 से 13 बटा 25 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो देखिए कभी भी कोई कार्य छोड़ के जा रहा है तो जितने दिन पहले कार्य छोड़ के जा रहा है उतने दिन के उस कार्य को क्या करिए, टोटल वर्क में जोड़ के और पूरे दिन का जो टोटल कार्य है दोनों से करा दीजिए, वहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण x की घात 4 माइनस 13x² प्लस 36 बराबर 0 को द्विघात समीकरण में लघुकृत करें, और लघुकृत द्विघात समीकरण के मूल क्या होगा ये आपको बताने हैं। तो देखिए इसमें क्या आपसे पूछ रहा है कि लघुकृत जो द्विघात समीकरण है इसके मूल निकालना है। तो ये कैसे निकालते हैं, तो मैं मान ले रहा हूँ कि x² की वैल्यू मैं मान ले रहा हूँ अपने मन से y मान ले रहा हूँ। तो अगर x² को y रख दूंगा तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, तो y² माइनस 13y हो जाएगा,
और प्लस 36 हो जाएगा, ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 0 के। अब यहाँ से इसका फैक्टर निकालेंगे तो 9 और 4 हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 13 हो जाएगा। चूंकि ये बराबर के इधर हैं, जब बराबर के उधर लेके जाएंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 9 और 4 हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप क्या करते हैं, तो ये वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 1 है, 1 से भाग करेंगे तो दोनों का मान चेंज नहीं होगा। तो इस लघुकृत द्विघात समीकरण के मूल क्या निकल के आ जाएंगे, 9 और 4 निकल के आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ध्यान दीजिए, इस लघुकृत जो द्विघात समीकरण है इसके ये मूल है। देखिए, अगर ये मूल समीकरण के मूल पूछता तो एक्स स्क्वायर बराबर हमने क्या माना है, वाई माना है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक बार 9 रखते हैं और एक्स स्क्वायर बराबर एक बार क्या रखते हैं, 4 रखते हैं। तो यहाँ से एक्स के 2 मान निकल के आ जाते हैं, प्लस माइनस 3, और यहाँ से क्या निकल के आ जाते हैं, प्लस माइनस 2। तो देखिए 2 यहाँ पे हो जाते, 2 यहाँ पे हो जाते। तो द्विघात समीकरण में मैक्सिमम घात 2 होनी चाहिए, तो इसे 4 घात को 2 घात में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके उसको सॉल्व करके आपकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9,4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमित ने एक दुकान से 1120 प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी, दूसरी दुकान से 900 प्रति किताब की दर से 49 किताबें खरीदी। उसने प्रति किताब औसत मूल्य कितना का भुगतान किया, ये आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने बताया है, बस वेटेज एवरेज का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर एकदम आसानी से निकल के आ जाएगा। दूसरा जो मूल्य है वो 900 प्रति किताब है, इस पे कितना है, तो 49 किताबें खरीदी। तो मैं मान ले रहा हूँ कि इसका जो एवरेज है वो 900 मैंने माना है। तो ये कितना अधिक है 900 से, तो 9 2 11 यानी कि 220 अधिक है, और 220 अधिक कितने पे है, तो 51 पे अधिक है। तो इसको कितने में बांट देंगे, तो 51 और 49 को जोड़ेंगे तो 100 में बांट देंगे। तो 100 से क्या करेंगे, हम भाग देंगे, तो 0 से आपका 0 कट जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 51 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, और इंटू 11 हो जाएगा, और नीचे 10 पहले से है तो गुणा करेंगे तो 11 दूना के 22 हो जाएगा, 11 कम 11 एक स्थान पर दशमलव लग जाएगा, यानी कि 112.2 प्लस में आ रहा है, यानी कि जितना हमने औसत माना है इससे 112.2 अधिक होगा। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1012.2 इसका करेक्ट औसत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग जो है उसके वाह कोणों के योग से 300% अधिक है। तो अगर वाह कोण को अगर मैं 100 मानता हूँ तो अंतः जो कोण है वो इससे 300 अधिक मतलब कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में अनुपात निकालूंगा तो अगर वाह कोण 1 है तो अंतः कोण कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ये अंतः और बाह्य कोण का अनुपात निकल के आ गया। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप कितनी होगी, यानी कि इसे 4 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, अगर अंतः और बाह्य कोणों को अगर हम जोड़ दें तो इसका मान किसके बराबर होता है, तो 180 अंश के बराबर होता है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 180 आ गई, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो भाग दे देंगे। तो 5 × 15 3 30 5 6 के 30 हो जाएगा, यानी कि 36 अंश निकल के आ जाएगी। तो 4 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो बस क्या करेंगे, 36 में 4 का गुणा करेंगे, तो 36 दूना का 72 होता है, 72 दूना के 144, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलनाकार छड़ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया 4900 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि छड़ की लंबाई 97 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि छड़ की त्रिज्या कितनी होगी, ये आपको बतानी है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है, 2πr × h होता है। इसकी वैल्यू दिया कितना है, तो 4900 दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है, तो आपसे त्रिज्या यानी कि r का मान पूछ रहा है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, तो 4900 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 × पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, और ये इंटू h की वैल्यू कितनी आपको दिया है, तो 97 दिया है, तो 97 रख देंगे। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4900 हो जाएगा इंटू 7 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, तो 2 × 22 और × 97 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 97 जो है वो अभाज्य संख्या है, और वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और वैल्यू अगर ध्यान से देखें तो वैल्यू बहुत पास है। इसका मतलब मुझे एग्जैक्ट इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ऊपर वाली वैल्यू का गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 0 7 9 63 हो जाएगा, और 7 चौको 28, और 6 कितना हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा। तो ऊपर इतनी वैल्यू हो जाएगी, नीचे गुणा कर लेता हूँ। तो 97 में 2 का गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, तो अगर इसको 100 मानूंगा तो 200 हो जाएगा, 200 में से 6 घटा दूंगा यानी 194 हो जाएगा। और फिर इसमें 2 का गुणा कर लेता हूँ, इंटू 11 कर लेता हूँ, तो 2 का फिर गुणा करूँगा, तो अगर इसको 200 मानता हूँ तो 200 दूना के 400 हो जाएगा, 400 में से कितना, तो 12 घट जाएगा, तो 300 कितना हो जाएगा, तो 88 हो जाएगा, और इंटू 11 हो जाएगा। तो ऊपर जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 4 3 00 हो जाएगी। नीचे कितना हो जाएगा, तो 11 से गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8 8 16 को 6 हो जाएगा, 8 3 11 1 12 को 2 हो जाएगा, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। भाग कर लेते हैं। देखिए इसे 4 से इसे 34 में अगर भाग करें तो कितनी बार चला जाएगा, 8 बार। तो 8 बार लेके चले जाते हैं, तो 8 बार में कितना हो जाएगा, तो गुणा कर लेता हूँ 8 का, तो 8 में 8 का गुणा करूँगा 64, 6 हो जाएगा,
48 और 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 दूना के 16, 5 21 2 हो जाएगा, 8 चौको 32 और 2 कितना हो जाएगा तो 34 हो जाएगा। तो 8 बार में इतना चला गया, घटा दूंगा मैं तो 6 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 156 आएगा। अब 8 बार तो चला गया है, दशमलव बढ़ाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये वाली जो संख्या आ रही है जिससे भाग दे रहा हूँ उससे अभी कम आ रही है, इसका मतलब 0 बार लेके जाना पड़ेगा। और 8.0 समथिंग करके कुछ ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है तो 4 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी वैल्यू ये 8.5 है तो ये नहीं होगी, ये तो आपका 7 है, ये 6 दशमलव समथिंग है तो ये भी नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका कितनी होगी। तो मैं बता चुका हूँ कि पदों का आप काउंट कर लीजिए, तो 3 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा और 2 11, यानी पदों की संख्या 11, इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, 12/2 यानी कि छठवां पद इसकी माध्यिका होगी। तो सबसे छोटी वैल्यू आपको क्या दिख रही है तो 18 दिख रही है, तो ये पहली संख्या हो जाएगी। फिर इसके बाद से क्या है तो आपको 28 दिख रही है, दूसरी संख्या हो जाएगी। फिर 33 ये तीसरी संख्या हो जाएगी। फिर क्या दिख रहा है आपको तो ये आपको 49 दिख रहा है तो ये चौथी हो जाएगी। फिर आपको 52 दिख रहा है तो पाँचवीं हो जाएंगी। 54 दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगी छठवीं संख्या हो जाएगी, और यही इसकी क्या हो जाएगी माध्यिका हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है, यदि उसका व्यय जो है वो 960 है तो उसकी आय कितनी होगी। तो 20% अगर वो बचाता है इसका मतलब 80% क्या करता होगा वो खर्च करता होगा, और इसी 80% की वैल्यू आपको दिया कितना है तो 960 दिया है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा 10% की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो 8 से इधर भाग करूँगा तो 8 16 हो जाएगा, 8 दूना के 16 यानी कि 120 हो जाएगा 10% की वैल्यू। उसकी आय पूछ रहा है यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस इधर एक जीरो बढ़ा दीजिए तो 1200 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 93 और 190 को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में क्रमशः 5 और 3 बचता हो। तो देखिए अगर 93 को मैं विभाजित कर रहा हूँ किसी संख्या से, मान लीजिए वो संख्या n है, तो शेषफल के रूप में क्या मिल रहा है तो 5 मिल रहा है। यानी कि अगर इस शेषफल को इसे 93 में से घटा दूं तो इस संख्या से विभाजित हो जाएगी, तो 93 में से अगर 5 घटाऊं तो 88 आएगा। और चेक कर लेता हूं कि ऑप्शन में 88 किससे विभाजित हो रहा है, तो 21 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्याएं जो कि 4/14 अनुपात है, 7/14 अनुपात है, 16/15 के अनुपात में है। तो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर अगर 41 है तो सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी ये आपको बतानी है। ठीक है, तो इसको जो हर में वैल्यू है इसको मैं हटा देता हूँ, तो इसमें 15 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 15 चौको 60 हो जाएगा। अनुपात कितना हो जाएगा तो 15 से 105 हो जाएगा, और इसे 16 में 14 का गुणा कर लूँगा तो 16 चौको 64 यानी कि 6 हो जाएगा, और 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, यानी ये तीनों संख्याओं का अनुपात हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है तो 224 दिख रही है, छोटी संख्या क्या दिख रही है तो 60 दिख रही है। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। 22 में से 6 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, यानी 164 का वैल्यू आपको कितना दिया है क्वेश्चन में तो 41 दिया है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू मैं निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा ये 41/164 हो जाएगा। तो ये कितने गुना है तो इसका 4 गुना है, तो 1/4 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 1/4 आ गई। आपसे पूछ रहा है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या है क्या 224, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो बस क्या करेंगे 224 इसमें 1/4 का हम गुणा कर देंगे, तो 4 से कट करेंगे तो 5 बार चला जाएगा, 2 24, 6 बार चला जाएगा, यानी कि 56 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन पी समांतर पटरियों पर समान दिशा में 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 238 मिनट लंबी ट्रेन को, जो कि क्यू है, 7.5 मिनट में पूरी तरीके से पार कर लेती है। तो देखिए यहाँ से जो दूरी इनके द्वारा तय की जाएगी वो इन दोनों की लंबाई के बराबर तय की जाएगी। तो पहली वाली ट्रेन की लंबाई मुझे नहीं मालूम है तो इसको पी में मान लेता हूँ। दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है तो 238 है, ये बराबर किसके हो जाएगा तो चाल यहाँ से कितनी हो जाएगी तो दोनों एक दूसरे की दिशा में चल रही हैं, तो इसकी जो नेट स्पीड हो जाएगी इन दोनों के अंतर के बराबर हो जाएगी। तो 58 में से 27 में घटा दूंगा तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 यानी 31 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दूंगा, ये उन दोनों की नेट स्पीड आ जाएगी। और समय कितना ले रहे हैं पार करने में तो 7.5 मिनट लग रहा है, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करके पी की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए इस जीरो का अगर इस 7.5 में गुणा करेंगे तो यहाँ से ये दशमलव हट जाएगा, इस जीरो को भी हटा लेते हैं। 6 से कट करेंगे तो 3 बार चला जाएगा, 3 से अगर भाग करेंगे तो 25 या 75 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा तो 31 गुणे 5 और गुणे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और यहाँ से क्या करूँगा मैं 238 माइनस कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगी ये आपकी पी की लेंथ निकल के आ जाएगी।
अब यहाँ पे मैं पूरी कैलकुलेशन करूँगा नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, तो इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। अब वापस क्वेश्चन पे आगे आए हैं, तो कह रहे हैं कि विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 123 मीटर लंबी ट्रेन जो कि आर है को पूरी तरीके से पार करने में पी को कितना सेकंड लगेगा। तो देखिए अब जो दूरी हो जाएगी, तो ये पहले जो दूरी थी वो कितनी थी, तो 31 गुणे 5 गुणे 25 थी और माइनस 238 थी। अब इसमें क्या हो जाएगी, 123 जुड़ जाएगी। अब ये दूरी तो किस स्पीड से तय कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी, तो 58 में 38 क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा और 5 3 8 1 9, ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 6 से कट कर लेंगे, तो 6 3 18 हो जाएगा और 16 6 96 हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो 16 5 80 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा इसमें 3 का गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें तो ऊपर जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो इसको जोड़ने के बाद से 3 का फैक्टर होगी, क्योंकि 80 में तो कोई 3 का फैक्टर आपको दिख नहीं रहा है। तो चेक कर लेता हूँ, तो देखिए 3 2 1 3, ये आपका 3 से कट जाएगा तो ये आंसर हो सकता है। 4 और 1 5 हो जाएगा, 3 ये नहीं आपका 3 से कटेगा तो ये भी नहीं होगा। 4 2 6 ये भी आपका 3 से कट सकता है। 6 1 7 1 8 ये भी आपका 3 से विभाजित नहीं होगा। तो इस तरीके से 2 आंसर तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब इसको कैलकुलेशन हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 2 ऑप्शन पे जाके हम रुक गए। तो देखिए 238 में से 130 में घटा देता हूँ, तो 8 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी 115 हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा और ऊपर 3 है, तो अभी 3 को मैं एज इट इज रखता हूँ। ठीक है, अब देखिए दोनों में मुझे 5 का एक फैक्टर दिख रहा है, तो इसको 5 से कट कर लूँगा, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा और 1 15 5 थे 15 हो जाएगा, यहाँ से 5 हट जाएगा। और इसको 5 से कट करूँगा तो 16 5 80 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो 31 गुणे 25 हो जाएगा, गुणा कर लेता हूँ, तो 25 से कम में 25 हो जाएगा, 25 में 75 और 75 और 2 कितना हो जाएगा, तो 77 हो जाएगा और माइनस का 23 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा और इंटू 3 है, तो अभी 3 को मैं साइड में रखता हूँ। तो घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइड में लिख लेता हूँ, तो 2 हो जाएगा। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, यानी कि 752। इसमें किससे भाग करना है, 16 से, और फिर उसके बाद से इसमें 3 का गुणा कर देना है। तो 16 से कट कर लेते हैं हम, तो 16 चौको 64 हो जाएगा, 16 पचे 80, यानी कि 4 बार चला जाएगा। 64 करेंगे तो ये आपका 6 और 5 11 112 हो जाएगा, तो 16 7 112 हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 47 गुणे 3 निकल के आ जाएगा। और इतने ही सेकेंड में पी उसको पार करेगी, गुणा करेंगे तो 7 का 21, लास्ट में 1 आ रहा है और लास्ट में 1 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन इस वजह से करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे 31 एक वैल्यू आ गई है और इसमें ऐसी वैल्यू आ रही है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने का मैंने तरीका बता दिया। अगर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक होता, अगर इत्तेफाक से इस 132 से कोई और वैल्यू होती तो मैं बिना सॉल्व किए इसका आंसर 141 टिक कर देता, क्योंकि बाकी 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही हट गए। तो चूंकि आंसर आपके ऐसे हैं और क्वेश्चन में वैल्यू ऐसी दी है कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आनंद के पास 1617 रुपये हैं, उन्होंने इसे अपने बेटों अनिल और अशोक में बांट दिया और उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयुक्त होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अनिल और अशोक को क्रमशः 12 और 13 वर्ष के बाद समान राशि प्राप्त होती है। तो कह रहा है कि आनंद ने अनिल को कितनी राशि दी है, ये आपको बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं बेसिक तरीके से बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू करूँगा। तो जो कम समय के लिए लिया होगा, यानी कि जो 12 वर्ष के लिए लिया है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, तो 1/10 हो जाती है। तो इस 10 में 1 जुड़ जाएगा, तो यानी कि अनिल का कितना हो जाएगा, तो अनिल को मैं AN लिखता हूँ और अशोक को मैं AS लिखता हूँ। तो देखिए अनिल का कितना हो जाएगा, तो 1 जुड़ के यानी 11 हो जाएगा, क्योंकि ये 12 वर्ष के लिया है तो कम वर्ष के लिए लिया है और जो पैसा बराबर हो जाएगा, इसका मतलब अधिक पैसा लिया होगा और इसका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी ये इसके पैसे का अनुपात हो जाएगा। और इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 21। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 1 6 1 7 इसके बराबर दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है कि अनिल यानी कि 11 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो बस इसमें क्या करूँगा, मैं 21 से भाग करके और 11 से गुणा कर देता हूँ। तो 21 से यानी कि 3 से कट कर लेता हूँ, तो 3 7 21 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 1 11, 3 3 9 2 27, 3 9 27। 7 से कट कर लेता हूँ, तो 7 7 49 हो जाएगा, 4 49, 7 7 49, 11 का गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 7 7 7 14 को 4 और 7 और 1 8, यानी कि 847 रुपया उसको दिया गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान कितना होगा।
तो देखिए इसको करने के कई तरीके हैं, मैं बताया हूँ कि आप देख लीजिए, चूँकि सब में जो दशमलव है वो 6 स्थान पे, तो आप दशमलव को इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं पहला तरीका ये बताया था कि जैसे अगर पहले वाली वैल्यू को देखें 18,496 को देखें, तो मैं तरीका ये बताया था कि आप लास्ट वाले डिजिट को लेंगे। तो 6 है, तो 6 किसके स्क्वायर में आता है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 यानी कि 6 आता है। और अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँगा तो लास्ट में 6 आएगा। तो ये 2 डिजिट क्या हो जाएंगे, यहीं से हट जाएंगे। यानी 184 को मैं देख लेता हूँ कि किन 2 स्क्वायर के बीच में आता है। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे 196, यानी कि जो छोटी वाली वैल्यू होगी उसको ले लेंगे। तो या तो ये 134 का होगा स्क्वायर, या तो 136 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब चूंकि 13 और 14 के बीच में आ रहा है, तो 13 और 14 को क्या करता हूँ मैं, गुणा कर लेता हूँ। तो गुणा करूँगा तो 13 का अगर गुणा करूँगा तो 169, और 169 में अगर 13 में जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 12 हो जाएगा, 6 एक 7 और एक 8, यानी कि 182 हो जाएगा। यानी 184 से कम है, यानी कि अधिक वाली वैल्यू ले लेंगे। यानी कि ये जो है ऊपर 136 का स्क्वायर है, रूट लेंगे तो 136 हो जाएगा। उसी तरीके से जो नीचे वाली जो वैल्यू है वो किसका स्क्वायर है, तो इसके भी लास्ट में 6 है। इसका मतलब या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो आगे के जो 11 है इसको चेक कर लेते हैं। तो ये 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में है, दोनों को गुणा करेंगे तो 4 3 12 कम है। इसका मतलब ये 34 का क्या है, स्क्वायर है। तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 34 लिखूंगा, भाग दे दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, तो 4 बार चला जाएगा। तो 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो ये तो एक तरीका हो गया, आप डायरेक्ट भी इसको लगा सकते थे। आप देख रहे हैं कि अगर मैं इन दोनों को एक रूट में लिख लेता हूँ तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो 18,496 हो जाएगा, और नीचे कितना होगा, तो 1156 हो जाएगा। चूंकि वैल्यू आपकी पूर्णांक में दी है, सारी वैल्यू किस में है, पूर्णांक में दी है, इसका मतलब जो नीचे वाली वैल्यू होगी ऊपर वाली वैल्यू को विभाजित करेगी। देखिए अगर मैं 11 से अगर भाग करता हूँ तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो 184 है। इसका मतलब कितनी बार चला जाएगा, तो 16 भी मान लेता हूँ स्क्वायर। तो 16 का वर्गमूल अगर लूँगा तो मैं कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि अगर अधिक से अधिक मैं लेता हूँ तो 4 ही हो जाएगा, 4 से अधिक वैल्यू नहीं होगी। और सारी जो ऑप्शन देखेंगे तो ये 12 है, ये 19 है, ये 16 है। इसका मतलब ये तो बहुत अधिक वैल्यू है। तो रूट लेने के बाद से सिर्फ क्या, इसका आंसर बचेगा 4 होगा। तो अप्रोक्सीमेशन यूज करके भी आप इसको लगा सकते थे, यहाँ से भाग दे के भी आप लगा सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित करता है और उसे 60% की छूट पर बेचता है। यदि उसे सामान पर 84% का लाभ अर्जित होता है तो x का मान कितना होगा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फार्मूला लगा देंगे। लाभ कितने का मिल रहा है, 84 का, अंकित किया तो x% अधिक मूल्य अंकित किया है तो x हो जाएगा, छूट कितने की दे रहा है, 60 की, तो -60 हो जाएगा। प्लस माइनस गुणा करेंगे तो -60 में x का गुणा करेंगे तो 60x, और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 60 जब इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो 8 और 6 14, यानी कि 144 हो जाएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 100 में से 60 घटाएंगे तो 40, और बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से आपका 0 कट जाएगा। इसे 4 से इसको कट करेंगे तो 4 3 12, 2 24, 4 6 24, 10 का गुणा हो जाएगा। तो यानी कि x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 360 निकल के आ जाएगी। और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x का कौन सा धनात्मक मान इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो तरीका ये है कि आप इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल दीजिए। तो इसका 13 गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, तो 48 और गुणे 147 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल दीजिए। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ते जाइए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 16 3 48 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे एक 3 आया है तो इसमें से एक 3 का जरूर फैक्टर होगा, तो 3 से कट कर लूँगा तो ये कितनी बार चला जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 2 27, 3 9 27 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा। बस यहाँ से एक्स की वैल्यू लेनी है तो रूट ले लेंगे, तो 16 का रूट 4 हो जाएगा, 3 इंटू 3 का रूट 3 हो जाएगा, 49 का रूट 7 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, और 12 7 84 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चेतन शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 2/3 चाल से चलता है तो वह शहर बी जो है 46 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि चेतन अपनी सामान्य चाल से कार चलाता तो उसे शहर ए से बी तक जाने में कितना समय लगता है। तो मैं बता चुका हूँ कि जब भी दूरी आपकी फिक्स हो तो जो आपके स्पीड का रेशियो होता है उसी का अपोजिट क्या हो जाता है, समय का रेशियो निकल के आ जाता है। तो स्पीड पहले 3 थी तो अब स्पीड 2 कर ले रहा है, तो समय का रेशियो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो समय में अंतर कितना है, तो 1। क्वेश्चन में इस 1 की वैल्यू कितना दिया है, तो 46 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि 46 मिनट दिया है। आपसे पूछ रहा है कि अगर सामान्य चाल यानी कि अगर 3 से चलता है तो उससे 2 समय लग रहा है, इसी 2 की वैल्यू आप उससे पूछ रहा है। तो 1 की वैल्यू अगर 46 है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका 2 गुना यानी कि 92 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 47% और 25% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। तो मैं अगर संख्या को 100 मानता हूँ तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी जो इससे 47% अधिक है, तो 147 हो जाएगी। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी जो इससे 25% अधिक है, तो 125 हो जाएगी। आपसे बस इसी का अनुपात पूछ रहा है कि 147 अनुपात कितना, 125 पूछ रहा है। तो चूंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि निर्माता को 10%, थोक विक्रेता को 15% और खुदरा विक्रेता को 28% का लाभ होता है, तो उस मेज का उत्पादन लागत कितना होगा जिसका ग्राहक के लिए खुदरा जो मूल्य है वो 75,900 है। आपको ध्यान देना है कि जो निर्माता है वो थोक विक्रेता को बेचता है, थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को बेचता है, और खुदरा विक्रेता है वो ग्राहक को बेचता है। तो मैं मान ले रहा हूँ कि जो उसकी उत्पादन जो मूल्य है वो क्या है, उसको पी में मान ले रहा हूँ। तो पी पे 10% का लाभ, यानी कि 10% का लाभ मतलब 11/10 ये थोक विक्रेता को देगा। तो उसके बाद से 15% का लाभ ये खुदरा विक्रेता को देगा। तो 15% का लाभ मतलब 115/100 हो जाएगा। और उस बाद से 28% के लाभ पे वो विक्रेता को देगा। तो 28% का अगर हम लाभ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128/100 हो जाएगा। और यहाँ तक इसकी वैल्यू कितनी बढ़ के हो जाती है, तो 75,900 हो जाती है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किसी से कट रहा है, जी बिल्कुल कट रहा है, 11 से कट कर लेता हूँ। तो 11 6 बार चला जाएगा, तो 4 और 5 और 9, ये 9 बार चला जाएगा, यानी कि 6,900 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो 5 से कट कर लेता हूँ, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20/25 हो जाएगा, 30 तिया 69 हो जाएगा, तो यानी कि ये 300 हो जाएगा। तो यहाँ से पी का मान कितना निकल के आ जाएगा, तो 300 गुणे 100 गुणे 20 और गुणे 10 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 128 हो जाएगा। 4 से कट कर लेता हूँ, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4×5 20 हो जाएगा। 4 से कट कर लेता हूँ तो 8 बार चला जाएगा। इसको कट करूँगा तो ये 25 बार चला जाएगा। अभी भी ये आपका 4 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 25 चौको 100, यानी कि 75 बार चला जाएगा ये। अभी भी 2 है तो 2 से इसको भाग करेंगे तो ये 5 बार चला जाएगा। तो यहाँ से पी का मान आ गया 75 गुणे 25, और गुणे 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे तो लास्ट में कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और लास्ट में 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दशमलव तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गुणा सिंपल से करना है, पॉइंट में तो कोई वैल्यू दी ही नहीं है। तो आपका ये और ये आंसर तो होगा ही नहीं, 60,000 भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 5 आना चाहिए। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो कि 16 जून 2025 को पेपर हुआ था 3rd शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने एक एक करके सॉल्व करा दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आता है तो आपकी अपनी इच्छा है, आप उसको डिसलाइक कर सकते हैं। वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट में अपनी राय और सुझाव में दे सकते हैं। और हाँ, एक स्पेशल सूचना, आज ही के दिन आपको एक रीजनिंग से रिलेटेड एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड की जाएगी, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से रीजनिंग को आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो उसको भी देखना आप न भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।